हेलो फ्रेंड्स, विकल्प कॉमर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं प्रोफेसर कुश शर्मा आज एक नए करंट अफेयर्स के बारे में आज नए करंट अफेयर्स के बारे में आज हम कोई स्टडी के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। आज हम एक करंट अफेयर्स के बारे में जो कि है एजुकेशन पॉलिसी 2020। जी हाँ फ्रेंड्स, हम एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी है। भले ही आज हमारा एजुकेशन पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया हो, आज हम हमारे बिजनेस में एंगेज हो या जो भी हमारी सर्विसेज या जॉब में हम एंगेज हो, पर हमारी आने वाली अगली पीढ़ी इस पॉलिसी के साथ, इस एजुकेशन पॉलिसी के साथ पढ़ने वाली है। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी या आने वाली जनरेशन का एजुकेशन किस तरीके से होने वाला है, फिर वो हमारे बच्चे हो या हमारे रिलेटिव्स जो भी हो, पर हमें इस पॉलिसी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020 में लाई गई है। इसके पहले भी कुछ एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी लाता कौन है। तो हमारी गवर्नमेंट इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। ये एक मिनिस्ट्री होती है, ये एक मंत्रालय होता है। इस मंत्रालय के अंडर में ये एजुकेशन सेक्टर देखा जाता है। तो इस मिनिस्ट्री के अंडर में 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। उसके बाद श्री राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट के अंदर 1986 में फिर से एक नई पॉलिसी लाई गई थी, जो श्री राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के अंडर में ये काम हुआ था। और आज 2020 में श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने ये नई पॉलिसी लाई है। तो 2020 से लेकर 1986 ये 34 साल बाद, इसके पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 18 साल में ही चेंजेस हो गई थी। बट 1986 के बाद 1992 में भी माइनर चेंजेस हुए थे, बट वो ज़्यादा चेंजेस थे नहीं, इसके लिए उसे कोई कंसिडर नहीं करता है। तो 1986 के बाद 34 ईयर्स के बाद ये पॉलिसी अभी लाई गई है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर ये जो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ये इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि इस मिनिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा काम एजुकेशन का ही देखा जाता था, तो हमें उसका नाम ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया। और वाकई में वो सही भी है कि अगर उस डिपार्टमेंट के अंदर, उस मिनिस्ट्री के अंदर मोस्टली काम अगर एजुकेशन के ऊपर होता है तो उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही होना चाहिए। तो ये चेंजेस हमारे नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने लाए हैं। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले बेसिक क्या है। अभी पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंदर 10+2 ये पॉलिसी हुआ करती थी। मतलब आज हमने जो भी पढ़ाई की है वो ये 10+2 ये फॉर्मेट में की है। ये 10+2 फॉर्मेट का है, ये हमें पता है कि स्टैंडर्ड 10 प्लस स्टैंडर्ड 2 ये 12th तक का ये पॉलिसी है। और अभी एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद, एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद ये है 5+3+3+4 ये फॉर्मेट में। अभी जैसे ये पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी फ्रेंड्स, तो बहुत से लोगों को क्वेश्चन मार्क आया था कि ये 5+3+3+4 ये क्या है। तो अभी हम इसे भी समझेंगे 5+3+3+4 क्या है। तो उसके पहले सबसे पहले हम वापस से, भले ही हमें पता है फिर भी हम देख लेते हैं ये 10+2 फॉर्मेट क्या है। 10+2 फॉर्मेट में सबसे पहले आज हम हमारे एजुकेशन की जो शुरुआत करते हैं वो प्री प्राइमरी स्टेज से करते हैं। जो प्री प्राइमरी स्टेज में आता है नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी। पर फ्रेंड, ये 10+2 ये फॉर्मेट में गवर्नमेंट ने प्री प्राइमरी स्टेज रखा नहीं था। तो हमारा 10+2 ये फॉर्मेट में क्या था, हम आज तक स्टैंडर्ड फर्स्ट टू स्टैंडर्ड 10 तक पढ़ते थे, वो हमारा 10 का फॉर्मेट था। अभी स्टैंडर्ड फर्स्ट टू स्टैंडर्ड 10th के अंदर भी 2 पार्ट थे। स्टैंडर्ड फर्स्ट टू स्टैंडर्ड 10th में भी 2 पार्ट थे। अभी उसके अंदर स्टैंडर्ड फर्स्ट टू स्टैंडर्ड 4th ये जो है वो प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। इस प्राइमरी स्कूल में हमें लैंग्वेज, नंबर्स, टेबल्स ये सभी चीजें पढ़ाई जाती थी। और एकदम बेसिक जो है वो साइंस, ये सभी बेसिक चीजें हमें स्टैंडर्ड फर्स्ट टू स्टैंडर्ड 4th पढ़ाई जाती थी। और उसके बाद स्टैंडर्ड 5th टू स्टैंडर्ड 10th ये हमें हाई स्कूल होता था। तो इस हाई स्कूल में हमें हायर एजुकेशन मिलता था। जो बेसिक एजुकेशन था उसके बाद हायर एजुकेशन मिलता था। उसके अंदर लैंग्वेजेस भी होती थी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी ये सभी सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो हमारा जो 10th ये जो फॉर्मेट था उसमें स्टैंडर्ड फर्स्ट टू 10th था। उसके अंदर प्राइमरी स्कूल फर्स्ट टू 4th और
हाई स्कूल था 5th to 10th। और 10th पास करने के बाद फ्रेंड्स हम ये सेकंड स्टेज में आते थे जहाँ पे हम 11th और 12th ये दो स्टेज करते थे। अभी 11th और 12th इसके अंदर हम एक तो साइंस लेते थे, कॉमर्स लेते थे या आर्ट्स लेते थे। फिर इसके अंदर जो साइंस के स्पेशल सब्जेक्ट है या कॉमर्स के स्पेशल सब्जेक्ट या आर्ट्स के स्पेशल सब्जेक्ट हम ऐसे पढ़ते थे। ये हमारा 10+2 का फॉर्मेट है। पर अभी 5+3+3+4 ये फॉर्मेट क्या है अभी इसे समझेंगे। 5+3+3 में सबसे पहला जो आता है स्टेज वो 5 का। तो इन चारों स्टेजेस को कुछ अलग अलग नाम दिए गए। तो 5 वाला जो स्टेज था उसे सबसे पहला जो नाम दिया गया है वो है फाउंडेशन स्टेज। अब इस फाउंडेशन स्टेज में जो प्री प्राइमरी हमारा नहीं था, जो हम प्री प्राइमरी 10+2 फॉर्मेट में नहीं पढ़ते थे, वो प्री प्राइमरी स्टेज इसके अंदर लेके आए। जैसे अभी प्री प्राइमरी के लिए जो नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी के लिए हमें हेवी फीस पे करनी पड़ती थी, अब वो हेवी फीस हमें पे नहीं करनी पड़ेंगे क्योंकि वो अभी गवर्नमेंट अप्रूव कोर्सेस हो चुके रहे। तो प्री प्राइमरी के नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी और अभी स्टैंडर्ड फर्स्ट टू स्टैंडर्ड सेकंड ये भी हमारा फाउंडेशन स्टेज में जो पहला 5 सालों का स्टेज है उसके अंदर आ चुका है। और फ्रेंड्स सबसे जरूरी बात, मतलब आज के बच्चे जो स्कूल के पहले दिन या स्कूल जाने के लिए बहुत तकलीफ देते हैं पेरेंट्स को, बच्चे स्कूल में जाने के लिए बहुत ज्यादा रोते हैं। तो अभी इन स्टेज में क्या कर दिया गया कि बच्चों को खेल कूद में लगाकर स्कूल से अटैचमेंट किया जाएगा कि बच्चों को स्कूल से लगा हो। तो बच्चा जो पहले स्कूल जाने के लिए रोता था अब वो स्कूल में जाने के लिए रेडी होगा। और इस स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात की एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगी, जो भी उनका विकास होगा वो खेल कूद से ही होगा। खेल कूद के अंदर ही उन्हें सिखाया जाएगा और उनकी एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगी। और जैसा नॉर्मल स्टैंडर्ड फर्स्ट और स्टैंडर्ड सेकंड में से भी उन्हें जो बेसिक नॉलेज है वो दिया जाएगा और उसकी एग्जाम नहीं के बराबर ही होगी, एग्जाम होंगी बट उसे एग्जाम की तरह नहीं लिया जाएगा। तो ये था हमारा सबसे पहला 5th नंबर का मतलब जो फाउंडेशन स्टेज था। उसके बाद जो अगला 3 साल का जो स्टेज आता है उसे बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। मतलब अभी यहाँ से एजुकेशन के लिए वो प्रिपरेशन करना शुरू होगा। जो भी आगे होने वाला होगा वो यहाँ से एजुकेशन के लिए प्रिपेयर होना शुरू होगा। अभी ये प्रिपरेटरी स्टेज में 3 साल, वो 3 साल कौन से स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 और स्टैंडर्ड 5, ये 3 सालों का ये प्रिपरेटरी स्टेज होगा। इसके अंदर अभी सबसे मतलब लर्निंग स्टार्ट होंगी लाइक पोएम और लेसन्स। उन्हें पोएम्स पढ़ाई जाएंगी, लेसन्स पढ़ाए जाएंगे। जो भी बेसिक एजुकेशन जो हमारा शुरू होता है स्टैंडर्ड 3, 4, 5 में, वैसे पोएम और लेसन्स का उन्हें एजुकेशन दिया जाएगा। और लर्निंग कैन बी इन रीजनल लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब आज जो प्राइवेट स्कूलों ने कंपल्शन किया है कि लर्निंग ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तो अभी ये ऐसा कंपल्शन कोई भी स्कूल कर नहीं सकती है। हाँ, पर ये जो लर्निंग कैन बी इन रीजनल लैंग्वेज, तो यहाँ पे ये भी कंपल्सरी बोला नहीं कि ये रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, बट इन्होंने भी कंपल्सन नहीं किया, बट यहाँ पे ऑप्शन बताया कि वो एक रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकता है। उसका रीजन ऐसा है फ्रेंड्स, बहुत लोगों के सर्वे में ऐसा खुलकर सामने आया कि बच्चा जो इस एज में जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ता है, जो रीजनल लैंग्वेज में उसे नॉलेज गेन होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में उतना नहीं होता है। तो इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने ये लर्निंग कैन बी इन रीजनल लैंग्वेज का पॉइंट यहाँ पे लाया है, बट ये कंपलसरी किया नहीं, तो पता नहीं आगे जाके पॉइंट कितना यूजफुल होता है या नहीं होता है। और इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ से एग्जाम कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब आपका बच्चा जब भी स्टैंडर्ड 3, 4, 5 में आएगा तो एग्जाम पास होके उसे अगले स्टैंडर्ड में जाना होगा। तो ये था हमारा 3rd स्टेज। उसके बाद अगला जो स्टेज है उस स्टेज का नाम है मिडिल स्टेज। अभी उस मिडिल स्टेज के 3 साल के इसमें जो भी स्टूडेंट रहेगा वो स्टैंडर्ड 6, 7th और 8 इन स्टैंडर्ड में पढ़ेगा। इन स्टैंडर्ड में आने के बाद उसे सबसे जरूरी मतलब कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा। जो भी कंप्यूटर कोडिंग होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना होता है, या जो भी कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज है वो स्टैंडर्ड 6 से ही लेना शुरू हो जाएगा। जनरली ये कोई भी स्कूल्स के हिसाब से कंप्यूटर नॉलेज डिसाइड होता था, पर गवर्नमेंट ने इसे स्टैंडर्ड 6 से ही डिसाइड कर दिया कि उसे कंप्यूटर का कोई भी स्टूडेंट हो उसे कंप्यूटर का नॉलेज, फिर वो सॉफ्टवेयर गेन करना हो, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो, ये चीजों का नॉलेज उसे स्टैंडर्ड 6 से ही दिया जाएगा। और अगला है कि वोकेशनल कोर्सेज भी यहाँ इसी स्टैंडर्ड से शुरू हो जाएंगे। अभी वोकेशनल कोर्सेज का अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे अगर कोई बच्चे को पेंटिंग का बहुत शौक है, अगर वो अपने सिलेबस में, अपने कोर्सेज में पेंटिंग भी सीखना चाहता है, तो स्कूल में उसे पेंटिंग तो सिखाई जाएगी, बट वो किसी पेंटर के पास जाकर प्रैक्टिकली अप्रेंटिसशिप्स, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम बोलते हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी वो पेंटर के पास जाके लेके उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर सकता है। तो जैसे उसे स्कूल में थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा, वैसे ही वो बाहर किसी पेंटर के पास जाकर उसका प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल पेंटिंग का नॉलेज भी प्रैक्टिकली
वो खुद उसके हाथ से पेंटिंग करके ये चीज सीखेगा कि पेंटिंग एक्चुअल में थेरी तो स्कूल में देखते बट एक्चुअल में पेंटिंग की कैसे जाती। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि यहाँ पे उसे जो रेगुलर मैथ साइंस और आर्ट्स वो सिखाया जाता था वो भी सिखाया जाएगा कि उससे जो एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स साइंस और आर्ट्स ये जो भी चीजें आने वाली है वो आगे वो सीखेगा। और सबसे जरूरी मतलब यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज टू बी स्टडीज, हमारी जो भी इंडियन लैंग्वेज है वो इंडियन लैंग्वेज भी उसे स्टडी करनी होगी। आज तक ऐसा कभी ये पॉइंट था नहीं कि कोई भी इंडियन लैंग्वेज में स्टडी करनी, बट आज से गवर्नमेंट ने यहाँ पे आगे ये पॉइंट लाया है कि उसे इंडियन लैंग्वेज में भी स्टडी करना है। फिर वो इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, तमिल हो सकती है, कन्नड़ा हो सकती है, या जो भी कोई भी रीजनल इंडियन लैंग्वेज हो उसे पढ़ना होगा। उसके बाद हमारा अगला स्टेज आता है सेकेंडरी स्टेज। इसके अंदर उसे 4 साल पढ़ना है। जो अगले 4 साल है वो उसे यही पढ़ने, जैसे स्टैंडर्ड 9th 10th 11th और 12th, ये चारों स्टैंडर्ड उसे ये स्टेज में पढ़ने हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि एग्जाम इन सेमिस्टर पैटर्न होंगे। जैसा अभी तक हमारा 10th तक का एग्जाम जो होता है वो ईयर के एंड में होता था, वैसा अब नहीं होगा। स्टैंडर्ड 9 में आते ही उसे सेमिस्टर वाइज एग्जाम देनी होगी, साल में 2 बार एग्जाम देनी होगी। जनरली बच्चे क्या करते थे, साल भर तक कोई बच्चा पढ़ता था नहीं और साल के एंड में आखिर के 2 महीने पढ़ के उसे मार्क्स मिलते थे, बट अब ऐसा नहीं चलेगा। तो उसे साल में 2 बार एग्जाम सेमिस्टर वाइज उसे एग्जाम देनी होगी। सेमिस्टर वाइज उसका एग्जाम का पैटर्न होगा इन चारों स्टेज में। और सबसे जरूरी बात कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा। जैसा आज 11th और 12th में हम कोई भी कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस इन 3 फैकल्टी में से एक फैकल्टी में या एक स्ट्रीम में हम पढ़ाई करते थे, बट अब ये स्ट्रीम ही निकाल दिया है। अभी स्ट्रीम अगर ये स्ट्रीम पैटर्न था तो उसमें क्या होता था कि कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है वो अगर अकाउंट पढ़ रहा है तो उसे अगर जो कॉमर्स का स्टूडेंट है अगर वो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है बट उसे साइंस के सब्जेक्ट पता नहीं होते थे, तो साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसे पता नहीं होता था। तो अब ये स्ट्रीम पैटर्न आता है, क्या होगा कि वो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे। तो कॉमर्स का स्टूडेंट भी साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, इवन साइंस का स्टूडेंट भी कॉमर्स के सब्जेक्ट और आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो ये स्ट्रीम जो भी है तो स्ट्रीम्स को पूरी की पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यहाँ मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस होंगे, वो ग्रुप वाइज होंगे, वो आगे गवर्नमेंट कैसे लाती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है हमें आगे देखने के लिए और समझने के लिए। और नेक्स्ट चीज है यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग। आज तक क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आज तक हमें पढ़ाया गया था कि गांधी जी ने कोई भी सत्याग्रह इस तरीके से किया था, पर अभी आज हमें सिर्फ ये चीज बता के खत्म नहीं कर दीजिएंगे। तो आज हमें इस तरीके से भी पढ़ना कि अगर गांधी जी के पास और कौन से ऑप्शन थे या गांधी जी और कौन से तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते थे, इस चीज का भी हमें क्रिटिकल थिंकिंग से उसके इफ्स एंड बट्स भी हमें पढ़ाए जाएंगे या उसके ऊपर भी हमारा दिमाग विकसित किया जाएगा। और आखिरी में मतलब फॉरेन लैंग्वेज टू बी स्टडीज, हमें जो भी इंडियन लैंग्वेज के अलावा हमने ऊपर के मिडिल स्टेज में एक इंडियन लैंग्वेज स्टडी की होंगी, बट अभी सेकेंडरी स्टेज में हमें कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज भी स्टडी करनी रहेंगी। बट करंटली अभी चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं, तो गवर्नमेंट ने चाइनीज लैंग्वेज को यहाँ से निकाला है। बट जैसे जैसे टाइम जाएंगे तो शायद चाइनीज लैंग्वेज भी आएंगी, और वो चाइनीज लैंग्वेज आए तो बेटर है, क्योंकि हमें चाइना के जो भी करंट अफेयर्स है, बिजनेस वगैरह के डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो चाइना का भी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड होना चाहिए, ऐसा पर्सनली मेरा व्यू है। तो ये था हमारा 5+3+3+4 जो था पहला फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। और अभी इसके बाद स्टैंडर्ड 12th होने के बाद हम जनरली क्या करते थे, एक तो एडमिशन होता था बीएससी में। अगर कोई भी साइंस का स्टूडेंट था तो बीएससी में एडमिशन लेता था, कॉमर्स का बीकॉम में और आर्ट्स का बीएससी में। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ये 3 साल कंप्लीट करने के बाद हमें ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता था। आफ्टर ग्रेजुएशन हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन में एक बीएससी वाला एमएससी करेगा, बीकॉम वाला एमकॉम करेगा और बीए वाला एमए करेगा। और जैसे ही हमने ग्रेजुएशन के बाद एमएससी, एमकॉम और एमए में एडमिशन लिया है तो एक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऐसे 2 साल का होने के बाद इमीडिएट हमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी। पर अभी ये स्ट्रीम खत्म करने के बाद कोई भी स्टूडेंट बीए है, बीकॉम है या बीएससी है, ये उसका कोई भी मायना नहीं है। और यहाँ जो ग्रेजुएशन जो 3 साल का था वो 3 साल का ग्रेजुएशन भी खत्म कर दिया है। तो अभी नए सिस्टम में ग्रेजुएशन कैसा होगा, चलो फ्रेंड्स हम आगे वो देखेंगे कि नए सिस्टम में ग्रेजुएशन कैसा होगा। अभी ग्रेजुएशन जो है वो आने वाली एजुकेशन पॉलिसी में 4 साल का किया है। उसमें सबसे पहला साल जो होगा उसे बोलेंगे सर्टिफिकेट कोर्स, सेकंड ईयर जो होगा उसे बोलेंगे डिप्लोमा कोर्स, थर्ड ईयर जो होगा उसे बोलेंगे डिग्री कोर्स और फोर्थ ईयर जो होगा उसे बोलेंगे
रिसर्च। अभी पहले हम 3 साल का करते थे, बट अभी ये 4 साल का होगा। पर अगर हमें जॉब या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो हम 3rd ईयर से दे सकते थे। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ चेंज किया नहीं उसके लिए। अगर आप कोई भी जॉब और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो तो इस 3rd ईयर से आप वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब जैसे भी आप अगर 3rd ईयर पास होते हो तो 3rd ईयर की डिग्री मिलने के बाद 3rd ईयर की डिग्री मिलने के बाद आप जॉब या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद अगर समझो आपको जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं करना है, आप कंटिन्यूस पढ़ना चाहते हो, तो आप 4th ईयर का रिसर्च कंप्लीट करके भी ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। ये हमारे 4 साल का ग्रेजुएशन के 4 साल थे। उसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी जनरली पोस्ट ग्रेजुएशन हम 2 साल का करते थे, पर नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद वो ग्रेजुएशन 1 या 2 साल का होगा। एक आप 1st ईयर में भी एडमिशन लेंगे या फिर 2nd ईयर में एडमिशन लेंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है, एक तो 1 साल का या 2 साल का? तो उसे समझते, अगर समझिए आपने 3 साल का ग्रेजुएशन कर लिया और जॉब अप्लाई कर ली, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद आपने 4th ईयर का रिसर्च नहीं किया, तो 3 साल का ग्रेजुएशन होने के बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो ये 3 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको ये पोस्ट ग्रेजुएशन के दोनों साल पूरे करने पड़ेंगे। और अगर आपने कंटिन्यूस पढ़ाई की है, आपने कंटिन्यूस ही रिसर्च का कोर्स भी पूरा कर लिया है, तो आप वो रिसर्च का कोर्स करने के बाद डायरेक्ट ही 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले भी अगर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना था तो 5 साल लग रहे थे, और आज भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं आने के बाद भी हमें उसे 5 साल ही लगने वाले। एक तो ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हो रहा है, आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, या फिर आप अगर 4 साल में ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको 1 ही साल का पोस्ट ग्रेजुएशन देना है। और गवर्नमेंट ने अभी एक नई सिस्टम लाई है, क्रेडिट बैंक। ये क्रेडिट बैंक क्या है ये अभी समझते हैं अच्छे से। जैसे कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो और बीच में ही 2nd ईयर में, जो अभी यहाँ पे 2nd ईयर डिप्लोमा है, अगर उस 2nd ईयर में आपको कोई भी रीजन की वजह से आपको कॉलेज छोड़नी पड़ती है, आपकी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो आज के सिस्टम में क्या होता है कि आने वाले 5 या 6 साल बाद अगर वो स्टूडेंट वापस से पढ़ाई करना चाहता है तो उसे वापस से 1st ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा, वापस से 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, फिर उसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। जनरली आपको कंफ्यूजन होगा कि नहीं, अगर हम 2nd ईयर पास है तो डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन होता है, बट नहीं। अगर आपने 2nd ईयर पास करने के बाद अगर एजुकेशन से गैप लिया है, आपने कॉलेज से टीसी निकाल लिया है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और उसके बाद कोई भी नए कॉलेज में अगर आप जा रहे हो तो आपको फिर से 1st ईयर में एडमिशन लेना पड़ता था, और उस 1st ईयर से वापस 3 साल का कोर्स करने के बाद ही ग्रेजुएशन का डिग्री आपको मिलता था। पर अभी ये क्रेडिट बैंक फैसिलिटी होने के बाद क्या होगा, सपोज आपने अगर 1st ईयर पास कर लिया है तो आपको 1st ईयर पास करने के बाद सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, या फिर आपने 2nd ईयर पास करके आप रुक गए तो आपको डिप्लोमा ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसे जैसे सर्टिफिकेट मिलते जाएंगे, सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जैसे जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलते जाएंगे वैसे वैसे क्रेडिट या आपकी क्रेडिट बैंक में डिपॉजिट होता जाएगा। और जिस टाइम आपने आपकी पढ़ाई रोक दी या आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आप रोक सकते हो, आपके जो भी क्रेडिट पॉइंट्स है वो क्रेडिट बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे, और जब भी फ्यूचर में पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए होंगे तो आपके क्रेडिट बैंक में जो पॉइंट्स जमा होंगे उस क्रेडिट बैंक के पॉइंट से ही आप वापस से कंटिन्यू करके पढ़ाई करोगे। मतलब आप अगर डिग्री में छोड़ के जा रहे हो तो आप वापस से रिसर्च से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपने डिप्लोमा में छोड़ दिया था तो आप डिप्लोमा से आगे वापस डिग्री के कोर्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हो विद योर प्रीवियस मार्क्स। तो ये बहुत ही नया अच्छा सिस्टम गवर्नमेंट ने लाया है, और ये लाना भी चाहिए था। जो डबल हमें रिपीटेटिव एजुकेशन हमें करना पड़ता था अब वो नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी सिस्टम लाई है। और उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आपको एमफिल पीएचडी करने की इच्छा थी तो जनरली पीएचडी जो था वो अभी 2 साल का था, बट उसे 4 साल का कर दिया है। और एमफिल ये डिग्री गवर्नमेंट ने रद्द कर दी है, ये डिग्री कैंसिल कर दी है। तो पीएचडी में ज्यादा कोई बदलाव नहीं, सिर्फ 2 साल के अलावा उसे 4 साल का करना है। तो ये नए चेंजेस आए। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला है कि जीडीपी 6%। अभी गवर्नमेंट जो करंटली जीडीपी का ओनली 3% कंट्रीब्यूट कर रही है, बट ये एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद गवर्नमेंट इसके ऊपर 6% का उसका बजट होगा, जीडीपी का 6% का, मतलब करंट सिचुएशन से, करंट बजट से डबल का। मतलब एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि अगर वो 6% का बजट अगर ला रहे हैं तो ये एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है।
तो इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा बेनिफिट होगा, स्टूडेंट को और भी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्कूल फीस। जैसे कि फ्रेंड्स आज के प्राइवेट स्कूल 3 लाख 4 लाख ऐसी बड़ी बड़ी फीस पेरेंट्स लोगों से, जो भी गार्डियन होते हैं उनसे रिकवर करती, बट अभी ये सब नहीं चलेगा। अभी गवर्नमेंट क्या करेंगी, स्कूलों को जो भी है कैटेगरी वाइज उसे डिवाइड करेंगी, जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी फैसिलिटी उसके हिसाब से उन्हें कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में उनको डिवाइड करेंगी। उनका कैटेगरी वाइज मैक्सिमम लिमिट डिसाइड होगा, वो कितना होगा, वो जैसे पॉलिसी का बिल पास होगा वो पता चलेगा। तो उस कैटेगरी वाइज उसकी मैक्सिमम फी होंगी, और कोई भी स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट हो उस फीस से ज्यादा, भले उससे कम ले सकती है बट उससे ज्यादा फीस नहीं ले सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा वेलकम पॉइंट है कि जो स्कूल बिना लिमिट का 3 लाख 4 लाख स्कूल फीस लेती थी, अभी उसके ऊपर लिमिट लग जाएगा। बट ये मैक्सिमम लिमिट का फीस कितना होगा वो अभी जैसे ही पॉलिसीज अप्लाई होंगी उसके बाद पता चलेगा। उसके बाद है वोकेशनल नॉलेज। अभी जो वोकेशनल नॉलेज है, जैसे हमने डिस्कशन किया कि अगर कोई बच्चा उसका कोर्स में पेंटिंग लिया है तो पेंटर के पास जाके अप्रेंटिसशिप करके उसका भी सर्टिफिकेट लाके दे सकता है। उसके बाद है रिजल्ट। अभी रिजल्ट के मामले में आज का सिचुएशन ऐसा था कि हम एग्जाम देते थे, एग्जामिनर हमारा आंसर कॉपी चेक करता था और उसके हिसाब से हमें मार्क्स मिलते थे। बट एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद सिर्फ हमें एग्जाम्स ओरिएंटेड मार्क्स नहीं रहेंगे, हमारा रिजल्ट सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहेगा। तो वो कैसा रहेगा कि रिजल्ट विल बी असेस्ड बाय योर एग्जाम मार्क्स, सेल्फ, फ्रेंड एंड टीचर। मतलब आपके एग्जाम के मार्क्स तो आपके रिजल्ट में कंसिडर होंगे, पर आप अपने आप को भी मार्क्स दोगे कि मेरे हिसाब से मुझे में कितने मार्क्स मिलने चाहिए, आप ये भी देंगे, आपके फ्रेंड्स भी आपको मार्क्स देंगे और आपके टीचर्स भी आपको अलग से मार्क्स देंगे। तो ये चारों का क्यूमुलेटिव एनालिसिस के बाद आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा। अभी इससे अच्छी बात क्या होगी, अभी बहुत से लोगों को डाउट आता होगा कि यार मुझे खुद को अगर मार्क्स देना है तो मैं खुद को तो ज्यादा ही मार्क्स दूंगा, बट प्रैक्टिकली आप यहाँ पे खुद को ज्यादा मार्क्स दे दोगे, पर जैसे ही आपके मार्क्स बाइफर्केशन जब लेके आप आगे जाओगे तो आपका नॉलेज आपके मार्क्स के साथ मैच होता है या नहीं होता है ये भी मैटर करेगा फ्रेंड्स। तो आप अपने आप को ज्यादा मार्क्स देते हो, आप अपने लिए धोखा क्रिएट करने वाले हो। तो अपनी एबिलिटी कितना है अपने से ज्यादा बेहतर कोई जानता नहीं, तो आप अपनी एबिलिटी से ही अपने आप को मार्क्स दीजिए। इवन आपके फ्रेंड्स भी आपको मार्क्स देंगे। तो अगर फ्रेंड हमें मार्क्स देने वाले तो बच्चों को बचपन से ही एक हैबिट होगी कि फ्रेंडली रिलेशन सबके साथ बना के रखें, नहीं तो जनरली बच्चों का एक ग्रुपिज्म हो जाता है। बच्चे कोई स्पेशल ग्रुप में रहते तो उस स्पेशल ग्रुप में ना रखे, सभी के साथ उसको रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे। तो आपके फ्रेंड्स भी आपको मार्क्स देंगे और यूजुअली टीचर्स तो वैसे भी आपके बिहेवियर के ऊपर से आपको मार्क्स देते ही। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट होगा। अगला पॉइंट है फॉरेन की यूनिवर्सिटीज आएंगी। अभी फॉरेन की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी है वो भी इंडिया में आएंगी, उससे भी हमारे एजुकेशन सेक्टर को अच्छा बढ़ावा मिलेगा। इंडियन यूनिवर्सिटी को भी एक कॉम्पिटिटर आएगा, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज भी अपने एजुकेशन को हाई लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगी बाहर की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज आने से। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि बाहर की भी यूनिवर्सिटीज आके इंडिया में ब्रांचेस खोलेंगी, तो उसका भी हमारे नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद डिपार्टमेंट। अभी एजुकेशन सेक्टर में अलग अलग 4 डिपार्टमेंट होंगे। अभी उसमें सबसे पहला जो डिपार्टमेंट रहेगा वो सिलेबस डिसाइड करेगा। जनरली हमारा एजुकेशन सेक्टर में सभी होता था कि सिलेबस भी वही बनाते थे, रिजल्ट के लिए भी वही देखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी वही देखते थे। बट अभी यहाँ पे 4 अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, जिसमें सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है वो सिलेबस बनाएगा। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो रेगुलेटरी मैटर्स को हैंडल करेगा। जैसे कि अगर कोई स्कूल को कुछ भी चीज की जरूरत है या वहां के कोई भी स्टूडेंट को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो वो ये रेगुलेटरी डिपार्टमेंट उस मैटर को हैंडल करेगा। थर्ड डिपार्टमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट देखेगा। जैसे कोई भी टीचर्स की सैलरी है या जो भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप है, वो टीचर की सैलरी कितनी होनी चाहिए या स्टूडेंट का स्कॉलरशिप कितना होना चाहिए, वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देखेगा। और लास्ट में है एग्जामिनेशन और रिजल्ट। अभी एग्जामिनेशन और रिजल्ट मतलब एग्जामिनेशन के बाद अगर कोई रिजल्ट लग रहा है तो ये रिजल्ट डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि यहाँ की आंसर कॉपी कहाँ जाके चेक होंगी। नहीं तो पहले कैसा होता था, अगर कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है तो उसका आंसर कॉपी वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बाउंड्री के अंदर ही चेक होता था। अब ये सब चीजें निकाल दी गई है फ्रेंड्स। उसके बाद अगला है कि टीचर्स को 4 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। जनरली आजकल के जो टीचर्स होते हैं तो उनका एक होता क्या है, उनके पास डिग्री होती है, नॉलेज तो है बट वो नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उसके लिए स्पेशली टीचर्स को ये 4 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा कि उन्हें पढ़ाना किस तरीके से, बच्चों के साथ किस तरीके से हैंडल करना है। नहीं तो आजकल के जो भी टीचर्स है अगर वो रूडली बिहेव करने लगे तो स्टूडेंट के साथ वो फ्रेंडली बिहेव नहीं कर पाते। तो इससे जो भी स्टूडेंट और टीचर का जो गैप होता है वो
बढ़ते जाता है। तो ये चीज अभी ये आप पे टीचर्स को ट्रेनिंग देके ये चीजें कम की जाएंगी। उसके बाद एप्टीट्यूड ऑफ टीचर्स, अभी टीचर्स के बिहेवियर के ऊपर से भी टीचर्स किस तरीके से बिहेव करता है, उसका पढ़ाना किस तरीके से है, वो अच्छा पढ़ाता है या नहीं, या उसे नॉलेज है या नहीं, ये इन सभी फैक्टर्स को देखकर स्टूडेंट उन्हें ग्रेडिंग देंगे। तो उस ग्रेडिंग के हिसाब से कलेक्टिवली उसका ग्रेडिंग के ऊपर से गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि ये टीचर्स के अंदर इंप्रूवमेंट है या टीचर्स अच्छा है, या इसे कंटिन्यू करना है, इसे रेस्ट्रिकेट करके कोई नया टीचर इनकी जगह रिक्रूट करना है। इस चीज से टीचर के ऊपर भी एक सामाजिक दबाव बनेगा, तो टीचर्स भी अच्छा बिहेव करेंगे। और लास्ट मतलब जरूरी कि ये जो भी पॉलिसी है वो एकेडमिक ईयर 2021 से 22 के बीच में गवर्नमेंट का लाने का प्लानिंग है। बट अभी ये कोरोना का भी सिचुएशन है फ्रेंड्स, ये बिल आएगा, वो लोकसभा विधानसभा में पास होगा और उसके बाद ये चीजें अप्लाई होंगी। तो भी गवर्नमेंट का प्लानिंग है, अगर 21-22 तक आ जाए तो अच्छी बात है, या फिर 22-23 भी हो सकता है। तो ये था हमारा एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर का वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक हो सके ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता चले कि आगे एजुकेशन सिस्टम कैसा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।